सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एरिया में 1960 और 1970 के दशक में एक कल्चरल रेनेसां की शुरुआत हुई। वियतनाम वॉर के बाद लोग आज़ादी, सेल्फ एक्सप्रेशन और जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण ढूंढ रहे थे। ढूंढते हुए काफ़ी लोग कैलिफोर्निया पहुंच गए और अगर सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्टर से बेहतर मिसाल कौन हो सकता है। 1970 के दशक में काफ़ी एस्पायरिंग एक्टर्स एक साथ इकट्ठे होकर के थिएटर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ नाम का एक नया थिएटर स्टार्ट करते हैं, मगर किसी को ये नहीं लगा था कि आगे चल के ये थिएटर एक कल्ट बन जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू कलेक्टिवली विजिलेंट। मैं हूँ के और मैं हूँ सैम द साइकोलॉजिस्ट। स्वागत है आपका कलेक्टिवली विजिलेंट के हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम सच्ची आपराधिक घटनाओं को कानूनी, मनोवैज्ञानिक और अपराध शास्त्र के नज़रिए से समझते हैं। अगर आपको क्राइम को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उसको पूरे संदर्भ में समझना पसंद है तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्योंकि हमारा ये हिंदी के कुछ ही अभी एपिसोड हुए हैं, बट इफ़ यू वुड लाइक टू लिसन टू अस इन इंग्लिश, वी हैव मोर देन 40 podcasts good to go. We are available on all podcasting platforms like Apple, Spotify, Amazon, everywhere. Right, दीदी। तो आज की हमारी कहानी कैलिफोर्निया लेके जाएगी हमें 1960 और 1970 के दशक में, और फिर वो जो कल्ट चलता गया वो 1980, 1990, इवन 2000 तक के कल्ट तक 2010 में भी चल रहा था। और एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो इस कल्ट के पार्ट थे, और उनकी जो वाइफ हैं, उनकी मदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस कल्ट की पार्ट हैं। तो और वो बहुत ही सॉट आफ्टर हॉलीवुड के एक्टर हैं। तो हम स्टार्ट करें। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है एक इंसान से जिसका नाम था एलेक्स फ्रांसिस हॉर्न, और उनकी वाइफ का नाम था शैरन हॉर्न। एलेक्स फ्रांसिस हॉर्न एक प्लेराइट थे, लेकिन उनको उसमें काफ़ी सफलता नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कुछ ही इधर उधर प्लेज लिखे और उसमें इतनी ज़्यादा उनको सफलता नहीं मिली। अगर उनकी वाइफ की बात करें शैरन फ्रांसिस हॉर्न की, तो शैरन गैंस था उनका नाम शादी से पहले। तो उन्होंने कुछ मूवीज़ में जैसे एक्स्ट्रा के तौर पे पार्टिसिपेट किया और वो जैसे बैकग्राउंड में दिखती थी। और अगर आप देखा है कि उनकी सबसे फेमस मूवी हुई स्लॉटर हाउस 5, लेकिन इन दोनों को बस मूवीज से और अपने काम से बेसिकली बहुत ही माइनर फेम मिला। कुछ ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं थे देखा जाए तो हॉलीवुड हिस्ट्री में, पर फिर भी लोग इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए क्योंकि थिएटर के अंदर ये बहुत पॉपुलर थे न्यूयॉर्क के अंदर। और इन्होंने मिलकर के एक नया थिएटर ग्रुप चलाया जिसका उन्होंने नाम रखा थिएटर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़। बाद में उन्होंने अब इस थिएटर का नाम भी चेंज कर दिया था और उसका नाम रखा द एवरीमैन ग्रुप। लेकिन ये सिर्फ एक एक्टिंग ग्रुप नहीं था। यहाँ लोग जो सपने देखने वाले नए एक्टर्स, जवान छोटे बच्चे बेसिकली एक्टर्स, दे ऑल फ्लॉक्ड हियर क्योंकि उनके लिए एक सैंक्चुरी की तरह था। यहाँ क्लासेस नहीं होती थी एज सच इस थिएटर ग्रुप में, लेकिन टैलेंट को बहुत नर्चर किया जाता था और बच्चों को बेसिकली मौका दिया जाता था। एंड व्हेन आई से बच्चे, आई मीन 18, 19, 20, 21 साल के लोग जो स्पिरिचुअलिटी भी ढूंढ रहे थे, नर्चरिंग भी ढूंढ रहे थे और बेसिकली एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे। उस टाइप के सारे लोग एक साथ मिल करके, और तकरीबन 10-12 लोगों का ग्रुप तो था ही, और वो धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग होता गया। लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो कुछ और ही था। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो बड़ी अच्छी उनकी इंटेंशंस थी, और उसके बाद उन पीछे थोड़ा सा मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया। तो यंग एक्टर्स को आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट के लिए जो आए थे वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल वेब में फंसने लगे। शैरन और एलेक्स परसुएशन के उस्ताद थे। स्टूडेंट्स से हैवी ट्यूशन नहीं ली जाती थी, मगर कुछ ट्यूशन तो ली जाती थी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो बच्चे जब भी, मतलब दीज पीपल यूज टू कम एंड एवरी टाइम दे वर परफॉर्मिंग इन द थिएटर दे वुड गिव आउट कैश, क्योंकि थोड़ा सा जैसे पैसे पकड़ाए जाते थे। लेकिन एक्टिंग ट्रेनिंग के गाइज में क्या करते थे ये दोनों, शैरन और एलेक्स, बेसिकली लोगों को, स्टूडेंट्स मिलकर के एक्टिंग कर रहे हैं, मगर उन्हीं स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि तुम अब टिकट्स भी बेचो, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एक्चुअली जो थिएटर में लोग एक्टिंग करते हैं वो अपनी टिकट्स वगैरह खुद ही बेचते हैं रोड पर जा करके। और एटलीस्ट ये इंटरनेट का ज़माना नहीं है, 1960, 70, 80 के दशक की बात चल रही है, तो उसके अंदर यही होता था। हर स्टूडेंट को कोटा दिया जाता था कि कितनी टिकट्स बेचनी है, और
अगर वो बच्चे वो टिकट्स ना बेच पाएँ तो उसके बाद उनका हश्र काफ़ी बुरा होता था। अगर कोटा पूरा नहीं होता था तो डिफरेंस उनको अपनी जेब से पूरा करना पड़ता था। लेकिन शुरुआत में इतना इंटेंस थिएटर डिसिप्लिन जैसा लग रहा था बच्चों को कि दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अस, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ वर्बल डेग्रेडेशन स्टार्ट हुआ और वर्बल डेग्रेडेशन के चलते बेसिकली उनको बहुत बुरे से ट्रीट किया जाता था। उनकी निंदा की जा रही है, वो भी ग्रुप में एक साथ बिठा करके कि सारे के सारे लोग एक सर्कल में बैठे हैं। तो शैरन गैंस और एलेक्स गैंस निंदा स्टार्ट करते थे, फिर हर एक से एक्सपेक्टेशन होती थी कि अब सारे मिलकर के उस एक इंसान की निंदा करें और वो इंसान वहाँ बस चुप होकर के सुनेगा। बेसिकली ये सारे लोग मिलकर के एक्टिंग तो कर ही रहे थे, टिकट्स तो बेच ही रहे थे, और आपने देखा होगा कि थिएटर में पूरा का पूरा सेटअप होता है, तो ये सारे लोग मिलकर के कांपते कांपते हाथों से वो सेट भी बना रहे हैं बारिश में। आई मीन न्यूयॉर्क इज़ वेरी वेरी कोल्ड, तो जाकर के इतनी बारिश में और इतनी स्नो में जाकर के टिकट्स भी बेचते थे। एंड दे हैड टू डू इट विथ फोर्स स्माइल्स, राइट, क्योंकि अगर आप किसी को दुखी होकर के टिकट पकड़ा रहे हो तो वो इंसान वैसे भी आपके थिएटर को देखने नहीं आएगा, आपके प्ले को। तो शुरुआत में हर एक को यही लगा कि कोई बात नहीं, लेट्स सक इट अप एंड डू इट, ओके, बिकॉज ये सब आर्टिस्टिक कॉज के लिए है। एंड बेसिकली इन द नेम ऑफ आर्टिस्टिक कॉज एलेक्स फ्रांसिस हॉर्न और शैरन हॉर्न्स दोनों they were justifying this kind of behavior under the guise of we are training you to be very strong people. तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उनको ऐसा लगता था कि they are the privileged few, the chosen ones, कि उनको ट्रेनिंग मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी भी मिल रही है। और एलेक्स और शैरन दोनों अपने आप को स्पिरिचुअल गाइड्स के रूप में ही प्रेजेंट करते थे, नॉट एज एक्टिंग टीचर्स ओनली। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को एक ऑब्सक्योर फिलॉसफी से लिया था और उस फिलॉसफी का नाम है फोर्थ वे। This philosophy comes from a man by the name of George Gurdjieff. As a matter of fact, अगर कोई भी philosophy के student हमें सुन रहे हैं तो उनको एकदम से याद आएगा कि this is a very very important philosopher out of Russia. तो ये philosophy George Gurdjieff और उनके student P.D. Opensky की teachings से निकलती है, फोर्थ वे। मगर फोर्थ वे को इन्होंने अपने तरीके से ट्विस्ट कर लिया। तो फोर्थ वे का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हर इंसान एक निद्रा के अंदर जी रहा है, ओके, एवरी पर्सन इज़ इन द स्टेट ऑफ अ वेकिंग स्लीप, और उसे ट्रांसेंड करने के लिए हम सबको अपना एक इनर वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो हमें उसी माया के अंदर हम फंसे रहेंगे। बेसिकली ऐसा इनका मानना था। दिस वाज द फोर्थ वे। इनर वर्क के चलते और लोगों को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहीं पर एलेक्स ने और शैरन ने इसको अपने तरीके से ट्विस्ट किया। उन्होंने कहा कि एक्टर्स की फ़िलॉसफी और एक्टर्स की कम्युनिटी में रादर देन डूइंग इनर वर्क, बेसिकली लोग एक दूसरे में ज़्यादा फंस गए कि अच्छा तू मेरी फ्रेंड है तो तू यहाँ पर है तो मैं तेरे पीछे यहाँ रह लेती हूँ। इट्स नॉट लाइक पीपल वर एक्चुअली डूइंग एनी काइंड ऑफ इनर वर्क, ओके। लोग अपने आप में कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, ना ही वो कुछ ऐसा कुछ पा रहे थे, मगर वो एक चीज़ ज़रूर पा रहे थे, वो एक चीज पा रहे थे जो है कम्युनिटी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो कि सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, दोस्ती में या फ्रेंडशिप में, तो एक कम्युनिटी मिल रही थी उनको बेसिकली यहाँ पर। बेइंतहा क्रिटिसिज्म के बीच कभी कभी थोड़ा सा प्रेज कर देना इज हाउ दीज कल्ट्स वर्क। हमेशा अगर आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा तो आप कहीं पर यू विल नॉट लाइक इट देयर, और फिर हर इंसान वहाँ से निकलना चाहेगा। तो जैसे कि वो पोलाइट बोलते ना, पोलाइट कॉप टफ कॉप रूटीन करते होंगे, कभी प्यार दिखा दिया, कभी गुस्सा दिखा दिया। और लव बॉम्बिंग और ह्यूमिलिएशन का जो मिक्सचर है, दैट वाज द टॉक्सिक मिक्सचर जो शैरन गैंस और उनके पति एलेक्स गैंस ने वेपनाइज कर लिया था। मीडिया एक्सपोजर इनको धीरे धीरे करके मिलने लगा और 1978 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने इन दोनों को पर एक एक्सपोजे लिखा, ओके, पूरा का पूरा आर्टिकल छापा इनके पीछे। और आर्टिकल के तुरंत बाद शैरन्स और एलेक्स कैलिफोर्निया को छोड़ करके एकदम गायब हो गए। तो इन्होंने कैलिफोर्निया में स्टार्ट किया था, फिर ये न्यूयॉर्क सिटी चले गए, और न्यूयॉर्क में भी इन्होंने वही किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क में भी बहुत सर्दी है, तो वहाँ पर इन लोगों स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप जाके टिकट बेचिए, और अगर आपने टिकट नहीं, आपका कोटा पूरा नहीं हुआ तो यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। तो शुरुआत में दे वर ऑल इन कैलिफोर्निया, देन दे मूव टू न्यूयॉर्क,
वंस द न्यूज़पेपर हैड पब्लिश्ड एन आर्टिकल, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने इनके ऊपर एक एक्सपोजे छापा कि ये कल्ट चला रहे हैं और ये लोगों को बहुत परेशान और ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इसके चलते ये बेसिकली अपना बस्ता बांध के एकदम भाग गए और इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में भी अपना एक एक्टिंग स्कूल चलाया और थिएटर ग्रुप चलाया, वही क्योंकि पहले उसका नाम था थिएटर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ जब ये कैलिफोर्निया में थे, और नाम चेंज करके एक नई कंपनी रजिस्टर कर ली, एवरी मैन ग्रुप, जब ये न्यूयॉर्क में थे। तो इन्होंने न्यूयॉर्क में भी चलाया और फिर बॉस्टन में भी इन्होंने एक सैटेलाइट स्कूल स्टार्ट कर दिया अपना। यहाँ थोड़ा रुकते हैं कि तो जो पैटर्न हमने अब तक देखा है वो कल्ट साइकोलॉजी में काफ़ी कॉमन है। सबसे पहले होता है आइडियलिज्म का हुक, लोगों को एक हायर पर्पस दिया जाता है, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ होगी, या फिर कि हम तुम्हारी लाइफ को कोई मीनिंग देंगे। फिर धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट की जाती है और जब किसी को बार बार ये बताया जाए कि तुम चोजन वन हो, तुम स्पेशल हो, और फिर उसके साथ उन्हें पब्लिसिटी मिलने लगे और पब्लिकली बिलिटल भी कर दिया जाए, दोनों चीज़ें एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन हो गया, तो ब्रेन में एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो जाता है। तो इससे हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सो दैट्स द वर्ड इन साइकोलॉजी, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इंटरमिटेंट हुआ रुक रुक कर या समय समय पर। तो कभी अप्रूवल हुआ, कभी ह्यूमिलिएशन हुआ, तो अप्रूवल मिला तो आपको वैलिडेशन मिल गई, कभी प्रेज, कभी साइलेंस। तो ये पैटर्न एडिक्टिव होता है। और दूसरी चीज जो यहाँ दिख रही है वो है ग्रुप डिपेंडेंसी। बिल्कुल, जब लोग अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनके लिए मानना मुश्किल हो जाता है कि शायद हमारे लिए ये सिस्टम या ये ग्रुप अनहेल्दी है, क्योंकि आप उसमें इन्वेस्टेड हो चुके हो। हाँ, तो बेसिकली आई थिंक इन इकोनॉमिक्स दिस इज कॉल्ड अ संकन कॉस्ट फैलेसी। बिल्कुल, कि आपने इतने पैसे ऑलरेडी लगा दिए, इतना समय ऑलरेडी लगा दिया है कि आपको ये लगता है कि अब मैं कैसे छोड़ूं। और मगर फिर इन लोगों को पंजाबी कहावत नहीं पता ना कि मतलब पंजाबी कहावत इज जाते हुए पैसे पे और पैसा नहीं फेंकना चाहिए। बट देन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि संकन कॉस्ट फैलेसी हम सब इट वेज इनटू आवर माइंड। और वैसे भी अगर हम सोचे तो हम बात कर रहे हैं वही 15, 17, 18, 20, 22 साल के यंगस्टर्स की। अब वो किस तरीके से उन्होंने वो पैसा जोड़ा है, वो किस हालातों में यहाँ पे पहुंचे हैं, या पेरेंट्स को क्या जस्टिफाई कर आए हैं, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें हो जाती हैं। अब हम आते हैं तीसरी चीज पर जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। तो अगर आप धीरे धीरे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर होते जा रहे हो, आपका प्राइमरी इमोशनल वैलिडेशन सिर्फ ग्रुप ही रह गया है, तो आपकी रियलिटी टेस्टिंग तो वीक हो जाएगी ना। तो यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं है, तुमने स्टार्टिंग में ये बात बोली भी थी, बट ये अगर देखा जाए साइकोलॉजी के नजरिए से तो रीस्ट्रक्चरिंग है। बिल्कुल। और फिर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पूरे आपका दिमाग को रिवायर कर दिया गया है। राइट, बिल्कुल। और ये रीस्ट्रक्चरिंग के चलते धीरे धीरे ये चीज़ें एक्सट्रीम होती गई। तो सैन फ्रांसिस्को को छोड़ने के बाद शैरन और एलेक्स दोनों न्यूयॉर्क पहुंच गए और अपना नेटवर्क इन्होंने यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दिया और फिर से सेम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, सेम स्ट्रगलिंग एक्टर्स को इन्होंने रिक्रूट किया और वो मैनहट्टन के काफ़ी ज़्यादा अकम्पलिश्ड लोगों को भी धीरे धीरे अपने ग्रुप का पार्ट बनाने लगे। तो पहले तो सिर्फ आर्टिस्ट के पीछे जा रहे थे, एंड ऑनेस्टली आई मीन अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट इज़ अ वेरी पुअर पर्सन, राइट। तो आप उससे कितना खींच लोगे पैसे में, राइट। तो इन्होंने धीरे धीरे अपने कल्ट के अंदर सर्जन्स, लॉयर्स, बैंकर्स और डायमंड मर्चेंट्स को धीरे धीरे करके रिक्रूट करने लगे। और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम आइदर येल और हार्वर्ड, विच इज़ द 2 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये सारे दीज वर द काइंड ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट हैं, इतने पॉलिश्ड लोग। और किसी तरीके से शैरन और एलेक्स इन ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपने ऑरा में ले आए, अपने ऑर्बिट में ले आए और इनको अपनी तरफ खींचने लगे। मानना पड़ेगा हमें कि दोनों दंपति कितने करिश्मेटिक रहे होंगे कि उन्होंने हार्वर्ड या येल ग्रेजुएट्स को भी अपने चंगुल में फंसा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलॉसफी पढ़ाने के पीछे इन्होंने बेसिकली ऐसे करके बोला कि हम ओपिंस्की की और ओपिंस्की की जो 4th वेव जो फिलॉसफी थी
उसको हम आपको आई मीन बेसिकली वी विल टीच यू हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, ओके। और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे सर्विस में भी ये बताया गया है कि बेसिकली ये कुछ साल पहले का मैं आपको सर्वे बता रही हूँ, तकरीबन 10 साल पहले की ये बात होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, कि ऐसा कहा जाता है कि इंसान अगर US डॉलर्स के हिसाब से अगर $100,000 कमा रहा है, उसके ऊपर आपकी जो लाइफ है वो एक्सपोनेंशियली बेटर नहीं होती। तो उसके ऊपर अगर आप 120, 130, 200 भी कमा रहे हैं तो बेसिकली मोर और लेस आपकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो एक पॉइंट के बाद जाकर प्लेटो हो जाती है, राइट। तो ये उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, नाउ दे वर लुकिंग फॉर समथिंग डीपर इन देयर लाइफ, और उन ऐसे लोग $400 पर मंथ वर्कशॉप्स के लिए दिया करते थे। पहले इन्होंने $400 पर मंथ से स्टार्ट किया, जो देखा जाए तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है इस टाइप के लोगों के लिए, ओके। और मगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 1980 के दशक के लिए $400 पर मंथ था, काफी था। तो उस समय में भी $400 हाँ 80 के लिए, हाँ। बट हम फिर बात भी तो किनकी कर नहीं, रहे हैं, नहीं। येल और हार्वर्ड ग्रेजुएट्स की जो अच्छी नौकरियों में थे या डायमंड मर्चेंट्स थे। राइट। तो इन्होंने बेसिकली ऐसे करके स्टार्ट किया कि यू विल हैव द प्रिविलेज ऑफ डिस्कसिंग दिस न्यू ऑब्सक्योर काइंड ऑफ फिलोसफी विद अस। और इस फिलोसफी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे क्योंकि ये रशिया से आती है, और हम ये जानते ही हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा से कोल्ड वॉर ही चल रहा है। तो इस टाइप की फ़िलासफ़ी से लोगों को ये था कि और हमें कौन समझाएगा, यही तो हैं जो हमें समझाएंगे। तो उसके चलते बहुत सारे लोग $400 पर मंथ दिया करते थे, तो उस टाइम पे उनके लिए ज़्यादा नहीं था। लेकिन क्लासेस के बीच में फिज़िकल एक्सरसाइज भी होती थी और मेंबर्स को इवन बॉक्सिंग करवाई जाती थी। औरतों के साथ शैरन ने कुकिंग और क्लीनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी, और इन्होंने जो वो पैसा था उससे और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे और पैसा लेकर के धीरे धीरे करके अपस्टेट न्यूयॉर्क में एक बहुत ही बड़ा रिट्रीट स्टार्ट किया। मतलब बेसिकली इन्होंने ऑलमोस्ट एक पूरा रिजॉर्ट खरीद लिया अपस्टेट न्यूयॉर्क में जा कर के, और न्यूयॉर्क के जो सारे अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले, वो बेसिकली अपस्टेट न्यूयॉर्क जाया करते थे कम से कम हफ्ते में एक बार या कभी कभी महीने में 2-3 बार। और इन्होंने ऐसे करके रिट्रीट स्टार्ट की, और फिर इनके पास एक टाइम पे इतना पैसा हो गया था कि न्यूयॉर्क के बाद जाकर के इन्होंने मोंटाना नाम की जगह में भी बहुत बड़ा रैंच खरीदा, एंड इतना बड़ा रैंच था वो एकड़ों में फैला हुआ था। और इवन न्यूयॉर्क सिटी में भी जो इनका रिट्रीट था वो भी एकड़्स में फैला हुआ है। अब ऑफ कोर्स आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर कर सकते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए, मगर ऐसा क्या करना, क्योंकि जब आपके पास इतने सारे मुर्गे हैं ही तो फिज़िकल काम उन्हीं से करवा लिया जाता था। तो मेन कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं और बाहर, और औरतें अंदर बैठ करके खाना बना रही हैं, और बेसिकली एकड़ और एकर्स में बेसिकली मेन बेसिकली फिजिकली ज़्यादा लेबोरियस काम कर रहे थे, औरतें सफाइयाँ कर रही हैं वहाँ बैठ करके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। और दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो सर्जन्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बजाय इसके कि वो अपना सैटरडे संडे थोड़ी सी दे कैन गेट सम रिलीफ और वो अपना ब्रेक लें, वो ऐसे इनसे ये काम करवाए जा रहे हैं फिलॉसफी के ग्रुप में कहने के बाद उनको। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात इसमें अब ये निकलती है कि शैरन गैंस जो थी वो धीरे धीरे करके उनका चंगुल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अपने बर्थडे को बेसिकली बहुत ही सेलिब्रेटरी तरीके से चलाती थी, जो एज इंडियंस हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं पूरे पूरे शहर में, और अगर किसी बाबा जी का जन्मदिन होता है तो भी बहुत सारे करोड़ों लोग मिल के उनके ऊपर गार्लैंड चला रहे हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनके लिए दिस वॉज अ बिग थिंग, ओके। तो शैरन गैंस के एक्स्ट्रावेगेंट बर्थडे गिफ्ट्स उनको दिए जा रहे हैं, ओके। और उस सबका खर्चा भी ऑफकोर्स स्टूडेंट्स ही मिल करके उठा रहे थे, और ये सब फिलॉसफी के गाइज में किया जा रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट थिंग, ओके। तो इससे ये पता चल रहा है कि शैरन का कंट्रोल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, साल दर साल शैरन का बिहेवियर अजीब होता गया। ये हाँ, तो मैं आपको और स्टोरी सुनाती हूँ उसमें आगे क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो शायद कुछ लोगों को फिर भी ये औरत उतनी ख़राब नहीं लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि इसने सिर्फ पैसे ही चुराए हैं। वो पैसे चुराना बहुत लोग करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक इन्होंने यही किया है, बट जो इनका साइकोलॉजिकल हार्म है दैट इज़ वेरी वेरी डीप। तो शैरन के बिहेवियर इरेटिक होता गया, काफ़ी सारी मीटिंग्स में वो नशे में धुत होती थी
और वो एक फिलॉसफी का ग्रुप चला रही है, और उसमें जो आपको पता ही है कि एक लेजी बॉय चेयर होती है, और ऑल ऑफ अस हु हैव सीन फ्रेंड्स एट सम पॉइंट वी नो जोई एंड चैंगलर उस चेयर पे बैठा करते थे। तो वो लेजी बॉय चेयर आप मान लीजिए कि एक ऐसा फिलॉसफी का प्रोफेसर है या गुरु है जो बेसिकली खुद लेजी बॉय चेयर पे बैठा है, और हम सारे लकड़ी की चेयर्स पे बैठे हैं। और वो बेसिकली अपना पब्लिक ह्यूमिलिएशन का जो रिचुअल है कि किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो उनको नहीं पसंद आया, या किसी ने कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन मांग ली, तो उसके चलते ही वो उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रही है, और बाकी सबको भी वो शी वॉज फोर्सिंग कि आप भी सारी इनकी निंदा कीजिए। तो ये जो है ऐसे करके साइकोलॉजिकल ग्रिप इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर इन सब के चलते ऐसा भी हुआ कि कई कई लोगों को फिजिकली भी मैन हैंडल किया गया, और ये सब लोग चुप्पी से ही बेसिकली बर्दाश्त करते गए, क्योंकि उनको ये लगा कि कोई बात नहीं, इस इंसान से मुझे वो सीखने को मिल रहा है जो मुझे बाहर कोई नहीं बता रहा। अगर उस विद इन दैट ग्रुप कोई एक दूसरे को हमला नहीं करना चाहता था और दूसरे इंसान को डिफेंड करता था, तो उनको शैरन कहती थी कि ये तुम्हारी आउटर रेजिस्टेंस है, अगर तुम अपनी आउटर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ोगे तो तुम कभी इनर वर्क नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपकी कोई भी रैशनल थॉट है कि हमें एक दूसरे को नहीं पीटना चाहिए, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, हम फिलॉसफी सीखने आए हैं, शायद हमें एक दूसरे को नहीं पीटना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई भी कहना चाहता था तो एकदम से उनको चुप करके बोला जाता था, दिस इज़ योर आउटर रेजिस्टेंस, दिस इज सेटन टॉकिंग थ्रू योर आउटर रेजिस्टेंस। और फिर वो ऐसे लोग ऑफकोर्स चुप होकर के बेचारे बैठ रहे हैं। और ये अब मैं आपको एक और डीपर डायनामिक बताती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया कि 30-40 साल शैरन ने और एलेक्स हॉर्न ने मिलकर के इतना ज़्यादा कंट्रोल था इनके ग्रुप के ऊपर कि वो ये डिसाइड करते थे कि कौन किससे शादी करेगा, राइट। सो एंड पीपल यूजुअली वी थिंक कि यू नो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पीपल ऑलवेज हैव लाइक अ लव मैरिज, दे गो फॉर हुएवर दे लाइक, बट मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप वो सारे के सारी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस भी शैरन ले रही हैं, और कौन किससे शादी करेगा, कब करेगा। और एक किताब है जो स्पेंसर श्नाइडर ने लिखी है इसके ऊपर, मैंने अपने इंग्लिश के पॉडकास्ट में उनकी किताब का लिंक भी डाला हुआ है, मैं इसमें भी डाल दूंगी, और उसी से मुझे इस कल्ट के बारे में इतना सब कुछ पता चला। तो वो बहुत ही सॉट आफ्टर कॉर्पोरेट अटर्नी थे, और व्हेन ही वाज इन हिज 20s उस टाइम पर वो भी बड़े अट्रैक्ट हुए, मतलब न्यूयॉर्क में अटर्नी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह से पढ़ाई की, और वही कुछ डीपर ढूंढ रहे थे। और स्पेंसर श्नाइडर भी धीरे धीरे शैरन और एलेक्स के चंगुल में फंस गए, और फिर ज़बरदस्ती ही मानिए उनकी शादी कराई गई एक और इंसान से जो कल्ट की फॉलोअर थी, और उस लड़की का नाम था सिंथिया में। सिंथिया में एक्चुअली स्पेंसर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी उम्र में, और उनकी एक ऑलरेडी एक 17 साल की बच्ची भी थी बाय द टाइम स्पेंसर उनकी ज़िंदगी में आए। और फिर शैरन इतनी अजीब इंसान थी कि उन्होंने स्पेंसर को सजेस्ट किया कि तुम सिंथिया से शादी कर लो और उसकी बेटी के साथ सो जाना। तो अर्ली ईयर्स में या शुरुआती सालों में मेंबर्स को एक दूसरे से प्राइवेटली मिलने तक नहीं दिया जाता था। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सबको पता है कि प्राइवेटली मिलेंगे तो लोग मन की दो बात कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैं एक चीज़ आपको वही बताने लगी थी एकदम से कि आप एक ग्रुप में मिल रहे हैं, आप ऑलमोस्ट हर फ्राइडे, ये 2-3 बार मिला करते थे हफ्ते में, और मगर इन लोगों को इतना भी नहीं अलाउड था कि जब आप उस प्रीमिसेस को छोड़ेंगे तो आप टैक्सी भी साथ नहीं ले सकते। तो इसमें से काफ़ी सारे लोग मैनहट्टन के अंदर, ये जो इनके वो हुआ करते थे, मैनहट्टन इज़ अ वेरी सॉट आफ्टर एरिया इन न्यूयॉर्क सिटी, ओके, वहाँ पर बेसिकली शुरुआत में इन्होंने ये किया कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। फिर थोड़े टाइम के बाद इन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं नहीं, ये तो अभी हमें फुल कंट्रोल चाहिए, तो फिर उनको फोर्स किया गया कि अब आप एक दूसरे के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकते। तो एक लेयर और भी ज़्यादा, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये जो इस टाइप के कल्ट लीडर्स हैं वो ना दे मेक अप लॉज एज दे गो अलोंग, इट्स दे से कि आज मुझे ऐसा भगवान ने बताया है, राइट। तो इनके साथ यही था कि शुरुआत में इन्होंने बोला कि अब आप जब ये प्रीमिसेस छोड़ेंगे तो बात नहीं करना बाहर जाके। फिर थोड़े सालों के बाद उनको लगा कि नहीं, इनकी इन मैरिज करा देते विद इन द ग्रुप, तो ये भी था। फिर जब डेटिंग अलाउ की गई तो
रिलेशनशिप्स ग्रुप के कंट्रोल के अंदर ही थे। हाँ तो आपस में डेटिंग अलाउ तो की कर दी गई, आई कांटेक्ट, पहले आई कांटेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर बोला कि डेटिंग कर लो। होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ भी ओपनली स्टैंड लेने को बोला जाता था। हाँ तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है ना मेंबर्स के लिए कि जिनके साथ आप रह रहे हो, आ रहे हो, मतलब ग्रुप सेटिंग में। हाँ, और उसके साथ ये भी था कि जैसे कि आपने बोला कि होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ थी शैरन गैन्स, और उन्होंने धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया कि उन्होंने इवन एलेक्स को धक्का मार के ऑलमोस्ट बाहर ही निकाल दिया। और उन्होंने ये कहा कि बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी में ज़्यादा अमीर लोग थे, सो शी वांटेड कंट्रोल ओवर दोज पीपल। उन्होंने अपने पति को थोड़ा सा साइड में करके उनको बॉस्टन में डलवा दिया, एंड बेसिकली दे बोथ स्टार्टेड लिविंग एज टू सेपरेट कल्ट लीडर्स हु हैड लाइक अ सैटेलाइट स्कूल एंड एन एक्चुअल स्कूल। और आयरॉनिकली ये है कि वो बेसिकली दोनों जूइश बैकग्राउंड के हैं, और वो एलेक्स और शैरन, और वो लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि हम सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और कलर्ड लोग, नो ब्राउन्स, नो ब्लैक्स, नो होमोसेक्सुअल्स, ओके। और अगर कोई गलती से आदमी अगर दूसरे आदमी की तरफ गलती से भी देख रहा है तो वो उसको बोलती थी कि चलिए अब हम आपकी कन्वल्सिव थेरेपी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ अ वेरी 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 कंट्रोवर्शियल थिंग एज यू नो। और बेसिकली अब वी विल नॉट गो टू डीप इन टू इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बिकॉज वी वॉन्ट टू वर्क मोर ऑन द कल्ट पार्ट राइट नाउ, बट मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर। तो देखा ये गया है कि मेंबर्स जो थे हफ्ते में कम से कम 2 बार सेशंस अटेंड करने के लिए आते थे। फिर रिट्रीट्स में अलग जाना होता था। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमें के ने बताया था कि ये जॉब्स बहुत हाई सॉर्ट आउट जॉब्स वाले लोग हैं। तो ये जॉब्स के अलावा उनके पास कैसी, मतलब और क्या चीज, तो जॉब के अलावा उनके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं बचता था। ऑफ कोर्स, बिकॉज नो हॉबी, राइट। अगर आप कल्ट ही जा रहे हैं अपने और उन्हीं के आप चंगुल में फंस चुके हैं, तो जैसे कि आप देखिए सर्जन्स कभी कभी एक टाइम पर 48 आवर्स की उनका एट अ स्ट्रेच जॉब हो रही है, ओके। तो उसके बावजूद आपके पास अब कोई टाइम ही नहीं है, कभी सोने का भी टाइम नहीं है। तो फिर बेसिकली इन लोगों के पास ना कोई हॉबी, ना कोई दोस्त, सगे संबंधी तो कब पीछे ही छूट गए होंगे। तो फैमिली टाइज बेसिकली सभी इनके धीरे धीरे टूटते गए। सो स्पेंसर ने लिखा कि 23 साल बिता दिए उन्होंने दीदी इस कल्ट के अंदर। और आप सोचिए कि कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कंट्रोल होगा कि इतने स्मार्ट लोग, वो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, और ऐसे इंसान ने 23 साल बिता दिए अपनी एक्चुअल फैमिली के साथ। उन्होंने बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखा, इतने ज़्यादा वो चंगुल में थे। और शैरन ने उनको कन्विंस कर लिया कि आपकी माँ आपके खिलाफ है। अभी तो स्पेंसर की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ कि आपकी माँ आपके खिलाफ है, आपका भाई आपको बोल रहा है कि आप इस ग्रुप में नहीं, आपको इस ग्रुप में नहीं जाना चाहिए। वो तो बेसिकली आप चाहते ही नहीं कि आप रेजिस्टेंस को छोड़ें। दीज पीपल आर पार्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। तो अपने पेरेंट्स को उन्होंने 23 साल बेसिकली बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, अपनी फैमिली अरेंजमेंट से बिल्कुल वो दूर हो गए। इसमें हमें ये भी बात पता चली है कि शैरन अगर पेरेंट्स को पसंद नहीं करती थी तो उन बच्चों को किसी और पेरेंट को, मतलब किसी और कपल को दे दिया जाता था। हाँ। और ये अरेंजमेंट बच्चों को बताए बिना किया जाता, विच इज़ सो एक्सट्रीम कि आप किसी का बच्चा उठा करके कल्ट में किसी और को दे रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम माइंड कंट्रोल हुआ, फिजिकल कंट्रोल भी तो हुआ इनडायरेक्टली अगर हम उनको देखें तो। बिल्कुल। और इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड है, जो हम केनियन स्टारवेशन कल्ट के अंदर जिसमें बात कर रहे थे, उसके अंदर बच्चों को भूखा रखा जाता था, ओके, और उनके पेरेंट्स की सहमति के साथ। और यहाँ पे पेरेंट्स की सहमति के साथ उनसे बच्चे ही लिए जा रहे हैं और किसी और को दिए जा रहे हैं उनकी आंखों के सामने। और फिर वापस हम उस बात को ध्यान दिला दें कि लॉयर्स भी थे इस ग्रुप में, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो बहुत ज़्यादा हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले हम मानते हैं उन लोगों को कि वो तो बिल्कुल भोले नहीं होते, वो तो बिल्कुल गलेबल नहीं होते, और उन सब के साथ ऐसे किया जा रहा है। तो कल्ट एनालिसिस इज़ अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जिसके ऊपर बहुत ही काम किया जा चुका है, बहुत सारी किताबें हैं। एंड मार्गरेट सिंगर की कल्ट एनालिसिस बेसिकली कहती है कि अगर हम इस पैटर्न को देखें तो कल्ट साइकोलॉजी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हैं कि जो मैनिपुलेशन है दीदी वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उनका जो डी मॉडल है दीदी, कैन यू एक्सप्लेन टू आवर लिसनर्स? तो उन्होंने हमें 3
डी मॉडल बेसिकली आइडेंटिफाई करवाए हैं। डी, पहला डी है डिसेप्शन के लिए, धोखाधड़ी। दूसरा डी हुआ डिपेंडेंसी के लिए कि आप एक दूसरे के बिना अब मोहताज हो चुके हो एक दूसरे के। और तीसरा हुआ ड्रेड कि अब करोगे तो क्या क्या नहीं करोगे या क्या करोगे। तो ड्रेड एज इन फियर दीदी, यानी कि घबराहट। या तो पहला डिसेप्शन, अगर हम उस पर थोड़ा और बात करें तो लोगों को शुरुआत में बताया जाता है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट ग्रुप है, ग्रोथ का स्पेस है, रियल ऑब्जेक्टिव तो छुपा दिया जाता है, तो आपको डिसीव किया जा रहा है। दूसरा डी है डिपेंडेंसी के लिए। सो धीरे धीरे मेंबर्स को आइसोलेट कर देते हैं, उनका इमोशनल और सोशल सपोर्ट सिस्टम बेसिकली सिर्फ ग्रुप ही रह जाता है, ग्रुप लीडर और ग्रुप। तो उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बेसिकली देखा जाए तो रखी जा रही हैं कि आप अपना काम भी करेंगे, हमें पैसा भी देंगे, और अगर वो कुछ भी मिस कर रहे हैं तो उनको गिल्ट से, मतलब उनको गिल्ट इंड्यूस कर देते हैं बेसिकली। बिल्कुल। क्रिटिसिज्म को रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। अगर आपने क्रिटिसाइज किया तो आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो। हाँ, तो उनका इमोशनल और सोशल सपोर्ट जो है वो सिर्फ उस ग्रुप तक ही सीमित है, उसके बाहर आप ना तो आपके पास समय बचा है। और जैसे कि आपने हमें बाकी के कल्ट एपिसोड्स में भी बताया है कि व्हेन पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड, अगर आप किसी से उसकी नींद छीन लें तो बेसिकली उस इंसान का दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देगा। और अगर आप उनसे इतना फिजिकल लेबर करवा रहे हैं ऑन द वीकेंड्स, जो लोग बाकी बेचारे सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, पहले ही उनकी नौकरियां इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी हार्ड होती हैं, तो उनको बेसिकली शैरन और एलेक्स ने मिलकर उनके लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सीमित बेसिकली उनके लिए खड़ी कर दी, उनके सामने रख दी, जो बहुत ज़्यादा गिल्ट इंड्यूस करेगा हर इंसान के अंदर। और अगर आप उनके सामने उफ भी कर दें तो वो बोलेंगी कि क्रिटिसिज्म से आप रेजिस्टेंस है या आपकी, और फिर आप बढ़ोगे कैसे। और जबकि ये ऐसा कर देते हैं कि आप उनको क्रिटिसाइज ना कर पाए, ना शैरन को क्रिटिसाइज कर पाए, ना आप एलेक्स को क्रिटिसाइज कर पाए। वो मॉडल ही इस तरीके का क्रिएट हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे ट्री पर, जिसको कि ड्रेड कहा जाता है। तो जैसे कि तुमने बोला था कि ड्रेड यहाँ पर फियर का मतलब है यहाँ पर। तो फियर क्रिएट कर देंगे, अगर आप ग्रुप छोड़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। हाँ, वो जो डर है, डी फॉर डर। हाँ, क्योंकि ये पहले ही हाई अचीविंग लोग हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो अब स्पिरिचुअलिटी आपकी नीचे चली जाएगी और आप सोते ही रह जाओगे लाइफ। हाँ, क्योंकि वो ये कह रहे थे ना कि आपकी आंखें बंदी है बस, क्योंकि आप माया के उसमें हो, बेसिकली काइंड ऑफ लाइक अ माया। कि आप वेकिंग स्लीप में आप पूरी जिंदगी काट देते हो। बिल्कुल। तो अब यहाँ ट्राइफेक्टा हो गया, तीन चीजें एक साथ काम कर रही हैं। तो इंसान पूरा थॉट प्रोसेस, उनका बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स, सब कुछ ही कंट्रोल में आ गया धीरे धीरे कल्ट लीडर के। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो इन्होंने इतने सारे बाकी लोगों को रिक्रूट कर लिया, मगर कहीं ना कहीं शैरन के दिमाग में हमेशा था कि मैं किसी ना किसी तरीके से हॉलीवुड का पार्ट बनी रहूं। तो इन लोगों के पैसे लेकर के, जो ये डायमंड मर्चेंट्स हैं, सर्जन्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबसे पैसे ले लेके उन्होंने 2002 में अपने एक ग्रुप मेंबर को काफ़ी सारे पैसे पकड़ाए और बोला कि अब तुम एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ, और उस फिल्म का नाम है आर्टिस्ट एंड ऑरेंजेस। ये इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी कि उसको इवन ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हुआ करती थी 90 के दशक में और 2000 के दशक में, उनका नाम है रोजी ओडॉनल। उसको रिक्रूट भी किया गया कि वो ऊपर से वॉइस ओवर करें। जैसे कि हमने बहुत सारी अगर आप बेनेडिक्ट कम्बरबैच के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने वो पेंगुइन की डॉक्यूमेंट्रीज़, वो पेंगुइन बोलते हैं एक के अंदर। अगर आप जैसे कि मॉर्गन फ्रीमैन के, अगर इफ़ यूर अ फ़ैन, तो आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारी वो की हैं एलिफेंट्स वगैरह के ऊपर। तो वॉइस फेमस लोगों की बहुत यूज़ की जाती है। तो उन्होंने रोजी ओडॉनल को रिक्रूट किया। शुरुआत में रोजी ओडॉनल ने हाँ कर दी, मगर जब उन्होंने ये सुना कि शैरन गैंस कन्वल्सिव थेरेपी करवाती हैं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ, तो रोजी ओडॉनल ने तुरंत अपनी आवाज़ रिमूव करवाने की डिमांड की। उन्होंने एक्चुअली आवाज़ दे दी थी, अपनी रिकॉर्ड हो चुकी थी पूरी, और इन्होंने शी टुक अवे द राइट्स ऑफ हर वॉइस। तो उसके बाद पब्लिक स्क्रूटनी जो है, जो लोगों की बहुत नज़र पड़ी इस कल्ट के ऊपर, और उसके चलते उन्होंने जब कल्ट शब्द का इस्तेमाल किया तो ऑफकोर्स शैरन ने और उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मिल कर के बोला आप कभी भी कल्ट वर्ड का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि हम लोग तो एक ग्रुप हैं, हम कल्ट नहीं हैं।
तब तक शैरन ने अपने इस ग्रुप का नाम फिर चेंज कर दिया। तो पहले तो आपको याद है थिएटर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज से स्टार्ट हुआ था, फिर उसका नाम रखा गया एवरी मैन ग्रुप जब वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद सिर्फ इन्होंने मूवमेंट का अपना नाम कर दिया द वर्क, और उसके बाद फिर चेंज करके बोला द स्कूल। तो बार बार एज यू नो कि कॉर्पोरेट LLCs को बार बार वो नाम चेंज करते रहते हैं। बेसिकली उनका भेस बदल दिया गया, मगर काम तो सिर्फ वो सेम ही कर रहे थे। और इस ग्रुप के अंदर उन्होंने एक हडसन वैली आर्टिस्टिक फाउंडेशन भी चलाई। बेसिकली पूरा बाहर से टीम टाम था कि हम बड़ी NGO टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, मगर अंदर वो इतना ज़्यादा कंट्रोल रखी हुई थी। तो शैरन गैन्स ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों तक कंट्रोल बिल्कुल नहीं छोड़ा इस ग्रुप का। और 2022 कोविड के चलते, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के चलते ये इनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज वेरी ओल्ड बाय द वे। और उन्होंने अपने बच्चों को भी, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ढंग से कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, तो उनकी बच्चों की भी लड़ाई हो रही थी। बल्कि उन्होंने अपने ग्रुप के कुछ मेंबर्स को इतना वफादार समझा कि अपनी प्रॉपर्टी उनको ट्रस्ट में डाल दी। और बहुत सारी उनकी जो एस्टेट है उसके खिलाफ आज तक लॉ सूट्स चल रहे हैं। और अर्ली 2000s में 2 महिलाओं ने इनके खिलाफ इवन केस भी किया था, मगर इट्स सच अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने उस केस की जो न्यूज़ वगैरह हैं उनको बिल्कुल दबा दिया, सारी दफना, क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन ही ऐसा था ना। तो दीदी अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। अब इनकी मृत्यु हो चुकी है 2022 में, तकरीबन 4 साल पहले। तो अब आप कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारे श्रोता, आवर लिसनर्स कैन एक्चुअली यूज़ इन देयर लाइफ। हो सकता है कि हम लोग किसी कल्ट के पार्ट नहीं है, मगर किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में जो हमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो कोई फाइनल रिफ्लेक्शन दीदी? बिल्कुल, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये आज की जो कहानी है सिर्फ मैनिपुलेटिव लीडर की कहानी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाती है ये कहानी आज। करिज्मेटिक अथॉरिटी अनचेक, फिर से वह बात वहीं आती है जब करिज्मेटिक लोग, अथॉरिटी अनचेक रह जाते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी के से दूर हो जाते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन को रोकना बहुत मुश्किल है। जब जो इंसान सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जब वही सवाल नहीं उठाते, वही चुप हो जाते हैं, तो ये साइकोलॉजी के वार्निंग साइंस की केस स्टडी अगर देखा जाए यहाँ पर, अब जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था, लव बॉम्बिंग, आइसोलेशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फाइनेंशियल कंट्रोल, और आपको क्या बोला जा रहा है, हम आपको रिफॉर्म करेंगे। तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे निकल कर आती है कि इंटेलिजेंट लोग भी फंस सकते हैं। इवन चाहे आप येल ग्रेजुएट्स हों, चाहे आप हार्वर्ड को अटेंड करें, चाहे आप कॉर्पोरेट अटर्नीज हों, वेदर यूर सर्जन्स, आप कितने भी प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, इट डज नॉट मैटर। अगर किसी ने ठान ही लिया है कि वो आपका फ़ायदा उठाएगा, तो योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ योर ओन थॉट कंट्रोल ओवर योर ओन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे ही कोई आपको आइसोलेट करने लगे, प्लीज़ रेजिस्ट इट। अगर वो कहें कि ये रेजिस्टेंस इज़ बिकॉज ऑफ सेटन और सम अदर नेगेटिव थिंग, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, बिकॉज कैरिज्मेटिक ये जो थॉट लीडर्स होते हैं, दे इन्फ्लुएंस नॉट ओनली अनएजुकेटेड पीपल बट ऑल्सो एक्सट्रीमली एजुकेटेड पीपल। तो हमें ये दिखाती है कि जो ब्लाइंड ट्रस्ट इज़ रॉन्ग, whether that be on one person in a relationship or whether it be on a cult leader. और जब आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछने से मना करे, रुकिए, सोचिए, समझिए कि वो मना क्यों कर रहे हैं। चलिए फिर इन क्लोजिंग आप हमें ये बताएं कि आप इस ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं। इससे पहले क्या कभी आपने इस थिएटर कल्ट के बारे में सुना था? क्या आपको लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट के चलते और भी लोग हैं जो ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव ग्रुप्स चला रहे हैं? अगर ऐसा किसी एक्सप्लॉयटेटिव ग्रुप के बारे में आपको पता है और अगर आप चाहते हैं कि हम उसको पॉडकास्ट पे कवर करें, सो राइट इन टू अस एंड लेट अस नो। और हम चाहेंगे कि आप हमारे बाकी के एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें, एपिसोड्स विच आर इन इंग्लिश एंड सम ऑफ देम आर ऑल्सो इन हिंदी नाउ, ओके। तो आप अपने विचार प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए एंड प्लीज़ लेट अस नो। सो दीदी, सो do you have any other closing thoughts? तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ सम अप कर ही दिया है इसमें। I think Didi really wants you to subscribe to us, okay, and share our episodes if you think they really made a difference. And please do not forget to like and
Until we see you again, stay collectively vigilant. हाय, दिस इज़ एडिटिंग के. आई रियलाइज़ कि हम लोगों ने आपको यही नहीं बताया कि कौन से बड़े एक्टर की बात हो रही थी. हॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, उनका नाम है एडम ड्राइवर. उनकी वाइफ की जो मदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी इस कल्ट की लीडर की चंगुल में फंसी हुई थी. सुनने में तो यही आता है कि अनटिल रिसेंटली वो उन्हीं के अंडर थी 2022 में, जबकि शैरन की डेथ हो चुकी है. मगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कल्ट में बहुत ही बड़ी पार्ट हैं और इवन आज तक ये चीज़ें खुद भी चला रही हैं. खैर, ये सिर्फ अटकलें हैं. ओके, डोंट कम फॉर मी, दिस इज़ ऑल जस्ट एलिजिडली. इफ़ आई कैन फाइंड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल आई थिंक विच सेज द सेम, तो मैं ना वो यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी ताकि आप वो देख सकें. चलिए, दैट वॉज सो सॉरी, हम लोग बताना भूल गए कि कौन सी एक्टर की बात हो रही थी. चलिए फिर, दिस इज़ एडिटिंग मी साइनिंग आउट.